आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों की। भारतीय संविधान में जो प्रमुख अनुसूचियां हैं, संविधान जब लागू हुआ था उसमें अनुसूचियों की संख्या क्या थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या क्या है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आज का हेडिंग पॉइंट टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में एक चीज हमने पढ़ी थी, जब संविधान लागू हुआ था उसमें भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो रखी है, यानी हमने 8 से बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह बनेगा अनुसूचियों में है क्या। अनुसूचियों में जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद पहले भाग में पहला अनुच्छेद लिखा भारत राज्यों का संघ है, यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। सवाल यहां पर यह बनता है कि भारत में राज्य है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी है। अनुच्छेद एक तो कहता है कि राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य जो सूची है वो कहां मिलेगी? सूची वो अनुसूची में मिलेगी, इंडेक्स मिलेगी, इसमें सारणियां मिलती है, इसमें राज्यों की लिस्टें मिलती है इसमें। ये मुख्य रूप से हम एक चीज कहेंगे, प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री की शपथ का प्रारूप है, अनुसूची में मिलेगा। शपथ लेने की बात अलग है, लेकिन शपथ का प्रारूप कहां मिल रहा है? हमें तीसरी अनुसूची में मिल रहा है। इस प्रकार से जो इंडेक्स है, जैसे शपथ के प्रारूप प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जो शपथ का प्रारूप है, सदस्यों की शपथ का प्रारूप है, वो अनुसूची में मिलता है। एक सूची मिलती है कि इसकी शपथ ये रहेगी, इसकी शपथ ये रहेगी, इस आधार पे। तो हम बात करते हैं प्रमुख भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, उन अनुसूचियों के संदर्भ में कौन सी अनुसूची क्या कहती है, महत्वपूर्ण कौन सी रहेगी, इस तथ्य पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में आपको मिलेगा राज्यों के नाम, राज्यों की सीमाएं और राज्यों के न्यायिक क्षेत्र। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है, ध्यान रखें। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं तथा न्यायिक क्षेत्र इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, अब जैसे वर्तमान में जैसे बात करूं, भारत में 28 राज्य है, राज्यों की संख्या कितनी है? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान ये कंडीशन है, तो 28 राज्य के नाम में पहले अनुसूची में मिलेगा आपको, 1 से लेकर 28 तक नाम मिलेंगे उसमें पूरे। अब दूसरी बात है कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम भी, उनकी सीमाएं कहां तक और क्या और किस आधार पर जुड़ी हुई है, उनका न्यायिक क्षेत्र यानी उनका न्यायपालिका कहां लगेगी, न्यायालय कहां, वैसे सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए पूरा भारत है, उसका न्यायिक क्षेत्र है। ठीक है, इस बात का उल्लेख इसमें किया गया। दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान की मैं जैसे बात करूं तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रमुख जो पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
तो मैं यहां से ये कह सकते हूं कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों एवं परिलब्धियों का उल्लेख है। यानी उनका वेतन क्या रहेगी, क्या रहेगा, के भत्ते और उनकी जो प्रमुख परिलब्धियां उसके संदर्भ में बात की गई। तो याद रखना इस अनुसूची में 9 पदाधिकारियों के उल्लेख है। कौन से, यानी कितने पदाधिकारियों के उल्लेख है? 9 प्रमुख पदाधिकारियों का उल्लेख इस अनुसूची में दिया हुआ है। तो ये चीज नोट करना। जैसे मैं बात करूं किस किस का नाम मिलेगा आपको इसमें, इसमें भारत का सबसे पहला पद है देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। इसमें याद रखना राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल का उल्लेख है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो लोकसभा है, लोकसभा के एक तो याद रखना अध्यक्ष, वह उपाध्यक्ष। एक नोट करना है आपको राज्यसभा, राज्यसभा में अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति, और जो राज्यसभा में सभापति होता है ना वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना। और एक पद याद रखना है उपसभापति। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो राज्य में होती है जैसे लोकसभा होता है वैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है लोकसभा राज्यसभा की तरह। तो मैं यहां पे बात करूं विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। मैं यहां पे बात करूं विधान परिषद अगर किसी राज्य में है, जैसे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में क्या 22 राज्यों में नहीं है, 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। तो विधान परिषद के भी क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं। उनके वेतन का उल्लेख अच्छा, एक और पद याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है ना आपने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। और इसके अलावा मैं जैसे बात करूं तो हाई कोर्ट है, राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और एक पद याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको केग बोलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन का उल्लेख कहां मिलेगा, वेतन भत्तों का उल्लेख तो याद रखना दूसरी अनुसूची में मिलेगा। आपसे पूछा जाए सिंपल तरीके से याद करने का तरीका क्या रहेगा, देश के पहले व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल, ध्यान रखना राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये दो तो होते हैं संसद से जुड़े हुए, संसद के दोनों सदन है। और ये दोनों सदन किसके, राज्य की जो विधानमंडल होती है ना उसके सदन है ये दोनों। ठीक है। तो संसद के सदन हो गए दोनों, विधानमंडल के सदन हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए। बस कितने हो गए, 6 तो ये सीधे सीधे हो रहे हैं। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों, इनके वेतन का। और एक याद रखना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखना महान्यायवादी इसमें नहीं आते हैं, महाधिवक्ता भी इसमें नहीं आते हैं। ठीक है।
ये चीज नोट करना है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद होता है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल जिसको कहा जाता है, वो पद भी इसमें शामिल होता है। तो 9 पदाधिकारियों की लिस्ट दे रखी है इसमें, इनके वेतन भत्ते परिलब्धियों का उल्लेख है। कौन से अनुसूची में मिलेगा? दूसरी अनुसूची में मिलेगा। सिंपल से आपसे सवाल यहां से ये बनेगा कि एक तो इस पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख कहां मिलता है, कौन से अनुसूची में? दूसरी में। एक पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है? अक्सर ऑप्शन में आएगा महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ध्यान रखना। महाधिवक्ता और महान्यायवादी का वेतन भत्ते इसमें मिलता है, उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरी अनुसूची की बात करें, बहुत आसान और सिंपल है। तीसरी अनुसूची की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची 3 शब्दों का अक्सर याद रखना है, शपथ। प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख, इनका जो शपथ का प्रारूप क्या होगा उसका उल्लेख इसमें दिया गया है, यानी किस प्रारूप के अनुसार इनके द्वारा शपथ ली जाएगी। अच्छा, यहां से मैं अगर बात करूं तो देखो, तीसरी अनुसूची में अगर हम बात करें तो प्रमुख पदाधिकारी, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उनकी शपथ का प्रारूप, इसमें एक नोट याद रखना है आपको। नोट क्या याद रखना है? इस अनुसूची में एक तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाई जाती है, भारत के उपराष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। एक चीज नोट करना, जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, देखो उपराष्ट्रपति का वेतन भत्तों का उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को किसका वेतन मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है, उसका उसका वेतन सभापति का होता है, इसलिए इसमें उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। जबकि शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं, बाकी का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी महत्वपूर्ण है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से आपको याद रखनी है। क्या चीज नोट करोगे यहां से? जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यों से उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या के अनुपात में जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसका उल्लेख इसमें दिया हुआ है। पॉइंट सिंपल याद रखना है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये सिंपल याद रखना।
देखो किस में प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में। किसका, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। किसके अनुपात में, तो जनसंख्या के अनुपात में। क्या दिया हुआ है, प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। बस इतनी सी बात याद रखना। सिंपल पूछा जाता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो चौथी अनुसूची याद रखना है। पांचवी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची में दिया हुआ है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में सरकार का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। याद क्या रखना, यहां से नोट क्या करना आपको, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख दिया गया, यानी कैसे सरकार उनको प्रशासन करेगी। और मैं यहां से लिख सकता हूं यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार का प्रशासन एवं नियंत्रण। अब इसमें कौन सी बातें नोट करनी है, एक तो आपको ये चीज नोट करनी है कि चलो सरकार का प्रशासन नियंत्रण तो ठीक है, एक तो इसमें राज्य कौन से आते हैं। दूसरा सवाल यहां से ये बनता है कि इसमें जो राज्य शामिल होते हैं उनको शामिल कौन करता है। तो पांचवी अनुसूची में वर्तमान में भारत के 10 राज्य हैं। पांचवी अनुसूची में वर्तमान भारत के कितने राज्य, 10 राज्य। और किसी राज्य को पांचवी अनुसूची में शामिल करना हो या उसमें से निकालना हो, यानी किसी राज्य को पांचवी अनुसूची में शामिल करना या पांचवी अनुसूची से निकालना, ये किस पर निर्भर है, ये भारतीय राष्ट्रपति द्वारा आदेश से किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति आदेश से किसी राज्य को सम्मिलित भी कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को सम्मिलित कर सकता है, और किसी राज्य को इसमें से बाहर भी निकाल सकता है। ठीक है, ये चीज नोट करना है। और दूसरी बात यहां से क्या नोट करना है, इस पांचवी अनुसूची में भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो भारत के 10 राज्य इसमें शामिल है। कितने राज्य शामिल है, 10 राज्य। 10 राज्य कौन से इसमें, तो मैं आपको नोट डाल दूं यहां पे। एक तो याद रखना आपको आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, जस्ट इसके पड़ोसी राज्य ओडिशा, ओडिशा का पड़ोसी राज्य झारखंड, झारखंड का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य याद रख लेना आपको मध्य प्रदेश। आपसे सवाल यहां से पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य आ जाता है अपने राजस्थान, राजस्थान का पड़ोसी राज्य आ जाएगा गुजरात, और गुजरात का पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, और एक आपको लिख लेना है यहां से हिमाचल प्रदेश। ये 10 राज्य है जो पांचवी अनुसूची में आते हैं। 10 राज्य किस में आते हैं, पांचवी अनुसूची में। थोड़ा सा मैं डिटेल से और बताऊंगा यहां से हल्का सा आपको। अच्छा यहां से क्या नोट करना है, राजस्थान आ रहा है, राजस्थान विशेष के लिए थोड़ी सी मैं बात करूं तो राजस्थान में क्या नोट करोगे आप, राजस्थान में, राजस्थान को इस अनुसूची में एक तो याद रखना शामिल कब किया गया था, 1981 ईस्वी। राजस्थान को पांचवी अनुसूची में शामिल किया था राष्ट्रपति के आदेश से 1981 में। नोट करना है राजस्थान में इसमें कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान में से इसके जिले आते हैं कौन से, तो यहां से आप नोट कर सकते हो 8 जिले आते हैं राजस्थान में। 8 जिलों में 3 तो आंश पूर्ण रूप से आते हैं और 5 जिले आंशिक आते हैं। नोट सिर्फ लिख रहा हूं यहां से 8 जिलों के संदर्भ में। जनजाति कल्याण मंत्री ने हाल ही में जो विधानसभा सत्र में रिपोर्ट दी उसके अनुसार प्रतापगढ़ है, देखो
इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 जिले तो पूर्ण रूप से आते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो अपने उदयपुर है, राजसमंद है, सिरोही है, पाली है, ये रूप से कौन से जिले आते हैं? ये मान लो कि मान लो कि इसमें आगे 3 तो आगे आंशिक रूप से, सॉरी पूर्ण रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के जस्ट नजदीक में 5 जिले आ रहे हैं, वो कौन से आ जाएंगे अपने? उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, नंबर 2, नंबर 3 राजसमंद आ गया, नंबर 4 सिरोही आ गया और नंबर 5 पाली जिला आ गया। यानी आंशिक और पूरे रूप से पूछे तो 8 जिले इसमें आते हैं। और ये आठों के आठों जिले अनुसूचित क्षेत्र के, आपको पता है जैसे कि दक्षिण राजस्थान में आते ही है। जनजातियां सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में रहती है और ये अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया। राजस्थान को 1981 में इसमें शामिल किया गया। थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊं, ये जो राज्य आ रहे हैं, कि आपको जैसे भारत का आप मैप बनाते हो ना, हल्का फुल्का मैं एक बार थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं सिर पे। इसमें आप इस अंदाजे से लगा सकते हो कि ये जिले जो मान लो कि ये जो राज्य आ रहा है, ये कौन से क्षेत्र के राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक चीज तो देखते हैं कि पहली बात में जैसे उदाहरण के लिए बात करूं तो यहां का जो क्षेत्र आपको नोट करना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो क्षेत्र आ रहा है ना, मान लो कि जैसे एक तो आंध्र प्रदेश आ गया, एक तेलंगाना आ गया, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्र आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ओडिशा का आ रहा है। ओडिशा की इस साइड में आ जाओ आप, झारखंड का क्षेत्र आ रहा है। झारखंड के पास में जस्ट नजदीक में आ रहा है कौन सा? छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ रहा है। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो ये जो मध्य का क्षेत्र आ रहा है, ये आ जाएगा अपने मध्य प्रदेश का। देखो कंटिन्यू लाइन बन रही है इस आधार पे। और यहाँ का आपको अच्छे से पता है कि जो राजस्थान से है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा अपने कौन सा? राजस्थान के क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान के जस्ट पास में आ जाता है अपने गुजरात, और गुजरात के जस्ट पास से क्षेत्र वापस आ जाता है कौन सा? महाराष्ट्र। और ये जो यहाँ का क्षेत्र आ जाएगा अपने, तो वो कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। अब यहां से एक चीज नोट कर सकते हो, यहां से सीमावर्ती क्षेत्र से आप जैसे जैसे बढ़ते हो इस आधार पे बढ़ोगे तो ये जो 10 राज्य है उसका नाम टोटल आ जाता है। एक सिंपल तरीके से कह सकता हूं कि इस आधार पे भारत के मैप में क्या कर सकते हो? इन राज्यों को आप दर्शा सकते हो। ठीक है, ये चीज नोट करना। दूसरी बात देखो, कि भाई साहब तो पूरे गायब हो गए। चलो यूं ही कर लेते। अब देखो नेक्स्ट अनुसूची की अगर बात करें तो कुछ से राज्य हैं जो इस 5वीं अनुसूची में नहीं डालकर उनको अलग से अनुसूची में डाला गया है। क्यों, रीजन क्या रीजन है उसकी भी बात करेंगे। देखो हम बात कर लेते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची, 5वीं छुट्टी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस हल्की सी याद रखना है कि ये है ऐसी अनुसूची। छठी अनुसूची में आपको 4 राज्य याद रखना है। एक तो याद रखोगे असम, असम बोलते हैं इसको। एक याद रखोगे मेघालय, एक याद रखोगे त्रिपुरा, और एक याद रखोगे मिजोरम। मैं ये भी अनुसूची से तरह ध्यान रखना। राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार का यहां पर भी क्या है?
प्रशासन एवं नियंत्रण है। बस ये बात इसका उल्लेख किया गया है। यहां पर कितने राज्य आ रहे हैं? 4 राज्य आ रहे हैं। आपको इसको ऐसे लिख सकते हो, ममता। अब देखो, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इसको शॉर्ट में ममता के नाम से आप जानते हो, शॉर्ट ट्रिक के तौर पे ले सकते हो। ठीक है, इन क्षेत्रों में। अच्छा, इनकी विशेष बात क्या है? विशेष याद रखना कि किसी राज्यों की श्रेणी में डाल दिया, चलो ये 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के विकास के लिए क्या है, राज्यपाल के पास में अधिकार होता है कि विकास परिषदें गठित करता है। राज्यपाल यहां पर इन राज्यों में क्या कर सकता है? विकास परिषद गठित कर सकता है, जो 30 सदस्य परिषद होती है उसमें किसी राज्य किसी जिले में विकास के लिए विकास परिषद का गठन करता है। 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल याद रखना आपको। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूं तो 7वीं अनुसूची आती है इसमें, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में क्या नोट करोगे आप? इसमें ये नोट करोगे आप, इसमें आप ये नोट करोगे 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियां हैं, जो सत्ता है, उसका क्या है? विभाजन है। ये पॉइंट आपके संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, संघात्मक की बात करें, संघवाद की बात करें, उसमें महत्वपूर्ण है। शक्तियों के अगर मैं विभाजन की बात करूं तो कैसे विभाजन है यहाँ पे? यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, यानी हमने सभी जो विषय है, सब्जेक्ट है, उनको हमने 3 अनुसूची में बांट रखा है, 3 सूचियों में बांट रखा, 3 तौर पे हमने विभाजित किया। एक तो याद रखना है, संघ सूची होती है, इसको केंद्र सूची भी बोला जाता है। एक याद रखना है आपको, राज्य सूची होती है। और एक याद रखना है आपको, संवर्ती सूची होती है। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हमने पढ़ा था संवर्ती सूची किस देश से लिए, संविधान के स्रोतों में बहुत अच्छे से पढ़ा था। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए। इसमें जो नहीं आता है वो अवशिष्ट विषयों में आता है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। ये प्रयोग, ये शक्तियां हमने कनाडा से लिए, नोट करना है। ये जब लागू हुआ था ना, यानी मूल रूप से इसमें विषयों की संख्या क्या थी, हम बात करेंगे वर्तमान में इनमें विषयों की संख्या क्या है। दोनों चीजें आपको नोट करनी है। मूल संघ सूची में जब हमने लागू किया था संविधान, उस समय संघ सूची में विषय कितने थे? 97। और वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 100। याद रखना है 100वां विषय जीएसटी है। ठीक है, राज्य सूची की मैं बात करूं तो राज्य सूची में विषयों की संख्या थी जब संविधान की शुरुआत में मूल में 66 थी। वर्तमान में संख्या घट गई है यहाँ पे, और घट के कितनी रह गई है? 59, यानी 59 रह गई है। संवर्ती सूची की बात करें तो शुरुआत में इसमें विषयों की संख्या थी 47, और वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 52 हो गई है। अब देखो इसमें घटना बढ़ना। अच्छा, कोई भी मान लो कि जो विषय इन अनुसूची में नहीं आता है, उसको हम किस में शामिल करते हैं? अवशिष्ट विषयों में। अवशिष्ट विषयों का मतलब यह होता है कि ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं आता, फिर भी कानून तो ऐसे विषय पर बनना जरूरी है। तब हम क्या करते हैं? ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को दिया जाता है, केंद्र सरकार बना सकती है। और ये अवशिष्ट विषयों पर केंद्र कानून बनाएगी, ये प्रावधान हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया, ध्यान रखना। संवर्ती सूची हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। इसमें जैसे विदेश के मामले हैं, संचार के मामले हैं, रक्षा से जुड़े हुए मामले, ऐसे विषय इसमें आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार कानून बना सकती है इस पर, किस पे? राज्य सूची के विषय। जैसे पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है?
केंद्र राज्य सरकारों का होता है। संवर्धित सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, और अगर किसी वजह से टकराव की स्थिति होती है तो राज्य की बजाय केंद्र का कानून मान्य इसमें होता है। संवर्धित सूची की जैसे मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा अपना शिक्षा संवर्धित सूची का विषय, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, नोट क्या करोगे अलग से, नोट आपको यह करना है कि हमने क्या किया था, 42वां संविधान संशोधन किया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, अच्छे से पता है कि 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किए थे, जो राज्य सूची में 66 विषय थे ना, इसमें से 5 विषय हमने किस में शामिल कर दिए, राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल कर दिए थे। वो 5 विषय कौन से थे, वो 5 विषय याद रखना है। एक तो आपको वन याद रखना है, एक याद रखना है, नंबर 2 वन्य जीव, वन्य जीव, नंबर 3 नाप तोल, नंबर 4 शिक्षा, और नंबर 5 न्यायिक प्रशासन। ये 5 विषय 42वें संविधान संशोधन के तहत हमने किससे किस में जोड़ दिए, ये राज्य सूची से हमने संवर्धित सूची में ऐड कर दिए। इसलिए यहां से संख्या घटकर हो गई थी 61 और यहां से बढ़कर हो गई थी 43 और 5 52 हो गए थे। इसमें आज भी 52 विषय, ये किसके, ये वर्तमान में संवर्धित सूची में ऐड है। ये किस में ऐड हो गए, वर्तमान में संवर्धित सूची में ऐड हो गए। फिर जैसे हमने 100वां विषय जीएसटी को शामिल किया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुई थी। 100वां विषय जैसे मान लो कि इसमें ऐड हुआ तो 2 विषय ऑटोमेटिकली राज्य सूची के हो गए, निरसित हो गए थे जीएसटी लागू होते। तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची के बारे में मुख्य रूप से कुछ बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आठवीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या चीज नोट करोगे, आपको नोट ये करना है कि 8वीं अनुसूची में दे रखा है भाषाओं का, और कौन सी, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। इसमें कुछ बातें समझनी है, ध्यान रखना यहां से। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, संविधान के यानी इस अनुसूची में जिस भाषा का उल्लेख है वो संवैधानिक भाषा है। और मूल रूप से क्या नोट करोगे, मूल रूप से इसमें संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख था 14 भाषाओं का, और ये याद रखना है कि वर्तमान में इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। दूसरी पॉइंट नोट क्या करोगे, जैसे अभी नेट का पेपर हुआ था उससे बहुत अच्छे सवाल इस अनुसूची से पूछे थे, बहुत अच्छे सवाल। अभी फिलहाल जो जून वाला नेट का पेपर है वो रद्द होकर वापस हुआ था, उसके माध्यम से बहुत अच्छे सवाल यहाँ से पूछे गए थे अक्टूबर में जो हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो याद रखना आपको कुछ संविधान संशोधन बता दूं मैं, 15वीं भाषा इसमें जोड़ी थी, और 15वीं भाषा किससे जोड़ा, तो सिंधी को जोड़ा था, ध्यान रखना। 15वीं भाषा के रूप में हमने जोड़ा था सिंधी भाषा को, और इसके लिए हमने किया था 21वां संविधान संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1967 में हुआ था। बस ये पॉइंट एक तो नोट करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं जिसे नोट कर रहा हूं तो आपको नोट करना है, हमने 16वीं 17वीं और 18वीं भाषा और जोड़ी है। कौन सी जोड़ी है, एक तो मणिपुरी,
एक कोंकणी और एक नेपाली। ये भाषा हमने जोड़ी थी 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत जोड़ी। फिर हमने क्या किया, 19 से लेकर 22 तक भाषाएं और जोड़ दी। अच्छा, नाम याद रखना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, और संथाली। ये हमने जोड़ी थी 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 2003 में। 91 और 92 दोनों 2003 में होती। 91 ना, जो मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित की जाती है इसमें, इसके तहत इसमें संशोधन हुआ था। अब तो एक तो याद रखना है कि 21वें संशोधन के तहत हमने कौन सी भाषा जोड़ी, सिंधी जोड़ी, यानी याद रखना है। और 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसके तहत हमने बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा जोड़ी। एक चीज और नोट करना, आपको नोट क्या करना है इसमें, कि जो उड़िया भाषा थी, उड़िया भाषा थी, उड़ीसा की उड़िया भाषा, तो वर्तमान में हमने क्या कर दिया, ओडिया भाषा कर दिया। कौन सा नाम कर दिया, देखो पहले था उड़िया, उड़िया तब था जब उड़ीसा नाम था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, ओडिशा कर दिया गया है। तो भाषा का नाम भी क्या कर दिया है, ओडिया, क्योंकि पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा था, और अब उड़ीसा का नाम क्या है, ओडिशा है। भाषा का नाम भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और ये हमने चेंज किया था, 96वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। यानी अब मैं एक चीज कहूं कि इसमें संशोधन कितने हो चुके हैं, तो 4 संविधान संशोधन इसमें हो चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ नोट बातें करनी है, यहां से कुछ बातें क्या नोट करोगे आप, नोट करनी है कि एक तो देखो इसमें 8वीं अनुसूची में इंग्लिश भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। इंग्लिश भाषा का 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है, पॉइंट नोट करना। जबकि पूरा संविधान कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, जबकि अंग्रेजी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अच्छा, और क्या नोट करना है, और ये नोट करना है कि इसमें संस्कृत का उल्लेख है, उर्दू भाषा को मान्यता प्राप्त है, हिंदी संवैधानिक भाषा है, ये संवैधानिक भाषा जरूर है, लेकिन इंग्लिश संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है वर्तमान में। तो ये 8 अनुसूचियां इसके संदर्भ में आपको नोट करनी है, थोड़ी सी याद भी रखनी है। ये मूल अनुसूचियां थी 8, ध्यान रखना। फिर हमें याद करें कि 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची मूल संविधान में तो थी नहीं, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। मूल तो 8 ही थी, वर्तमान 12 है, तो 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या नोट करोगे, एक तो ये कब जोड़ी गई, तो याद रखना है ये जोड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तब ये पहली अनुसूची जोड़ी गई। सवाल दूसरा है कि क्या जरूरत पड़ी इसको जोड़ने की, क्यों जोड़ेगी, क्या है इसमें, तो इसमें एक तो याद रखना भूमि सुधार एवं भू अधिग्रहण, इससे संबंधित कोई जो विषय है ना, जिस पर संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर इस अनुसूची में डाल सकती है। अगर किसी विषय को कानून बनाकर इस अनुसूची में डाल दे, तो फिर उस पर न्यायालय है समीक्षा नहीं कर सकता। यानी संबंधित कोई विषय किसने बनाया, संसद ने कानून बनाया उस पर, और कानून बनाकर इस पर डाल दिया,
तो फिर जो कोर्ट है, जो न्यायालय है ना, वो न्यायालय इस पर समीक्षा नहीं कर सकता था। ये बात इसमें मुख्य रूप से जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें अभी 284 विषयों का उल्लेख मिलता है, 284 विषय इसमें डाले गए हैं। लेकिन एक चीज नोट करनी है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा करते हुए यह कहा था कि 24 अप्रैल 1973 इसके बाद अगर कोई विषय इस 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। 24 अप्रैल क्यों डेट ली? क्योंकि 24 अप्रैल को केशवानंद भारती विवाद हुआ था। केशवानंद भारती वाद 1973 का, उसके तहत भूमि सुधार से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला इसी डेट को आया था। सर्वमित्र सीकरी ने इसी दिन वो फैसला दिया था। इसके बाद में कोई विशेष में डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सुनवाई करते हुए कहा उसकी हम समीक्षा करेंगे। इससे पहले आपने क्या किया, क्या नहीं किया, जमीनें किसानों को दी, जमीन पर जो व्यक्ति रह रहा था उसी को सौंप दी, इस पर हम कोई समीक्षा नहीं करेंगे। यानी नेहरू जी की जो समाजवादी विचारधारा थी कि सभी चीजों का, सभी संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, उस पर आधारित ये अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट में जैसे बात करूं तो आपको नोट करना है, अगली अनुसूची जोड़ी थी हमने कौन सी? 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। दल बदल निषेध। सवाल दूसरे यहां से ये बनेगा, ये कब जोड़ी गई? तो यहां आपको याद रखना है, हमने किया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 85 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके समय की बात है। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ही इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें पॉइंट क्या नोट करने हैं आपको? नोट ये करना है कि जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी ना, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी नेता है किसी पार्टी से जीत कर आता है, फिर किसी पार्टी में मिलकर सरकार बना देता है, इससे सरकार सबसे ज्यादा अस्थिर रहती थी। कोई भी व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पाता था, और लालच की वजह से कुछ नेता वगैरह है पार्टियां चेंज कर रहे थे, इस वजह से दल बदल की समस्या ज्यादा हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए ये दल बदल अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें शुरुआत में प्रावधान ये था कि अगर कोई राजनीतिक दल या कोई दल का सदस्य, यानी कुल सदस्यों का 1/3 भाग सदस्य अगर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। 1/3 या इससे अधिक सदस्य जाते हैं तो वो दल बदल नहीं होगा, उसको हम कहेंगे दल का विघटन होना। ठीक है, फिर यह संख्या कम पड़ रही थी तो हमने क्या किया, हमने इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया कि अब 2/3 या उससे अधिक सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो दल बदल नहीं होगा, दल का विघटन होगा। और इसको यानी 10वीं अनुसूची में ये जोड़ा था। फिर 2/3 कब किया हमने? 2/3 किया था, इसको याद रखना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 1/3 से बढ़ा के कितना कर दिया? 2/3। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, अभी मान लो कि जैसे भारत की बात करें, भारत में भाजपा सरकार ने 240 सदस्य यानी लोकसभा सदस्य जीत कर आए हुए हैं लोकसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता है और प्रधानमंत्री है वर्तमान। ठीक है, कांग्रेस दूसरा बड़ा दल है। अब मैं एक चीज बात करूं कि भाजपा के 240 सदस्य, 240 सदस्यों में से 2/3 भाग सदस्य यानी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं, तो यहां से विघटन हो सकता है। अब 240 में से मान लो कि अगर 2/3 सदस्य जाएंगे तो कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 160 सदस्य अगर भाजपा से कांग्रेस में सम्मिलित हो जाता है, सीधी सी बात है कि सरकार अस्थिर हो जाती है। 160 से अधिक सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, अन्यथा उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगर पूरे के पूरे सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उस पर दल बदल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सदस्य हो सकते हैं, सदस्यता बनी रहेगी। अन्यथा क्या होता है, उनकी सदस्यता समाप्त करने का निर्णय है उस सदन का अध्यक्ष ले सकता है।
ठीक है, ये दल बदल की मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। और 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची भी हमने बाद में जोड़ी थी। 11वीं अनुसूची हमने बाद में कब जोड़ी? 11वीं अनुसूची याद रखना है, एक तो याद रखोगे, देखो हमने जोड़ी थी 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। दूसरा पॉइंट यहां से नोट करना है कि इसमें है क्या, तो इसमें हमने जोड़ा था पंचायती राज, और पंचायती राज को हमने संवैधानिक दर्जा दिया था। संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संविधान में दर्जा प्रदान किया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसके तहत हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सवाल ये रहेगा कि पंचायती राज लागू कब हुआ, तो याद रखना लागू की बात कर रहे हैं, तो एक चीज नोट करोगे, भारत में यह अनुच्छेद लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। मैं अगर बात करूं कि ये अधिनियम राजस्थान में हमने लागू किया था पंचायती राज को, तो राजस्थान में लागू कब हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994। इस अनुसूची में टोटल विषयों की संख्या, याद रखना, इसमें 29 विषय जो पंचायती राज से जोड़े गए थे, पंचायती राज से संबंधित है 29 विषय इस अनुसूची में शामिल किए गए और जोड़े गए थे। बस इतनी सी जानकारी आपको इसमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट सेशन में बात करूं तो 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची में क्या चीज नोट करोगे? सवाल सबसे पहले यहां से ये निकल के आता है कि 12वीं अनुसूची है हमने जोड़ी कब थी, तो हमने जोड़ी थी 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 73वां और 74वां दोनों संशोधन 1992 में होता है। दूसरा सवाल इसमें है क्या, तो इसमें याद रखना नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये नगरीय निकाय होती है। इन नगरीय निकायों को हमने क्या किया? संवैधानिक दर्जा दिया। नगरीय निकायों को इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। और याद रखना है कि ये लागू कब हुआ? ये संशोधन भारत में लागू हुआ था, ये अनुसूची के तौर पे, तो इसको हमने लागू किया था 1 जून 1993 में। पूरे भारत में इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। एक चीज नोट करोगे कि 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों से संबंधित विषय कितने हैं, तो इसमें 18 विषय शामिल किए गए। कितने विषय शामिल किए गए? 18 विषय इसमें शामिल किए गए। फिर हमने नगर पालिका अधिनियम 1994 के नाम से हमने लागू की, संशोधन करके लागू किया था। फिर राजस्थान में 2009 लागू किया था, वर्तमान में 2009 लागू है। और नगर पंचायती राज से संबंधित बात करें तो पंचायती राज में नगर पाल ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इसमें आते हैं, ये मुख्य रूप से शामिल है। तो ये टोटली में अगर बात करूं तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या मूल रूप से 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये जो हमने डिटेल से और अच्छे से बहुत सारी चीजें डिटेल के साथ में हमने समझ ली, ठीक है। प्रथम अनुसूची में हमने बात की थी, वापस फटाफट देख लेते हैं। भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश से भारत उनके नाम, सीमाएं और उनका जो न्यायिक क्षेत्र है उसका उल्लेख दिया गया। दूसरी अनुसूची में याद रखना प्रमुख जो पदाधिकारी है उनके प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और परिलब्धियों का उल्लेख है। प्रमुख पदाधिकारियों में कौन से आते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्य के किसी राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसमें पदाधिकारियों का उल्लेख है, मुख्य रूप से याद रखना है। तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, उनके जो प्रारूप है उसमें दिया हुआ है और मुख्य रूप से क्या नोट करना है, जैसे किस किस का उल्लेख है इसमें याद रखना, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रिपरिषद के मंत्री, ठीक है, केक की शपथ है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के, इनके जो प्रारूप है ना वो इसमें दिया हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, ये नोट करना। चौथी अनुसूची में याद रखना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होगा वो जनसंख्या के अनुपात में उसका उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में आप याद रखोगे कुछ 10 राज्य हैं जो, यानी हम कह सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में भारत सरकार का या सरकार का प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। इसमें 10 राज्य शामिल है, जैसे मान लो कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है। राजस्थान 1981 में शामिल हुआ था। राजस्थान के टोटल इसमें 8 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं छठी अनुसूची में, तो इसमें ममता याद रखना है आपको। असम, मेघालय, मणिपुर और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य इसमें सरकार के प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, जिसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय। राज्य सूची में 66 से वर्तमान 59 है। संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है। सिर्फ राज्य सूची जिसमें घटे, बाकी दोनों में बढ़े हैं, ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना है। आठवीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाओं का था और वर्तमान में 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। याद रखना इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है, बाकी हम कह सकते हैं कि उर्दू भाषा का उल्लेख इसमें है, संस्कृत का उल्लेख इसमें दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी का भी उल्लेख इसमें है। 15वीं भाषा हमने 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी थी सिंधी भाषा को, और फिर हमने मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 71वें संशोधन 1992 के तहत जोड़ी थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी थी। और फिर ओडिया, जो उड़िया भाषा था, उड़िया भाषा का नाम क्या कर दिया हमने, ओडिया भाषा कर दिया 96वें संशोधन। इसमें अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 4 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। कौन से अनुसूची में, 8वीं में, याद रखना है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये मूल रूप से बात करें तो मूल संविधान में नहीं थी, हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा था। भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अनुसूची है, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, कोई सदस्य एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है। याद रखना इसमें दल बदल में कोई निर्दलीय किसी दल, राजनीतिक दल को सदस्य बनता है तो भी उसमें शामिल होता है। दल बदल इसमें आता है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में अगर 1/3 से अधिक सदस्य जाते हैं तो वो दल बदल नहीं कहलाएगा, अन्यथा दल बदल होगा। फिर हमने 1/3 से बढ़ाकर क्या कर लिया 2003 में, तो बढ़ाकर हमने 2/3 कर दिया। 11वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो 11वीं अनुसूची का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, और ये किससे है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, जो भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुई थी और राजस्थान में 23 अप्रैल 1994, सिर्फ 1 साल का फर्क है दोनों में, ध्यान। 29 इसमें है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, इसमें नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारत में 1 जून 1993 को यह लागू हुई थी। और इसमें मुख्य रूप से बात करें तो विषय कितने, इसमें टोटल 18 विषय, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। रोज इसी प्रकार से सेम टाइम सेम हिसाब से आपकी क्लासें रेगुलर होती रहेगी। आप पढ़ते रहिए, पॉलिटी हमेशा हमारे साथ जुड़कर, जितने साथी तैयारी करें उनके लिए लगातार ताज़ा अपडेट के साथ में क्लासें आपकी अपडेटिंग के साथ में क्लासें रहेगी। तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथी।